हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के 20 एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द सर जेम्स एम स्टीफन। किसने दोस्तों? सर जेम्स एफ स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर टू। द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, इतना मैं नहीं बता पाऊँगा। लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस कंटेन करता है, कंसिस्ट ऑफ बना हुआ है जो हमारा एविडेंस, वो लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। नंबर थ्री। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर नीदर सिनोनियम नॉर को एक्सटेंसिव। ना तो दोस्तों ये एक दूसरे के सिनोनियम है, ना को एक्सटेंसिव है। नंबर फोर। सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट दोस्तों कैन भी सेल्फ सर्विंग हो सकती हैं और सेल्फ हार्मिंग भी हो सकती हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव। व्हाट इज़ करेक्ट एज रिगार्ड द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। दोस्तों जो सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट होती हैं, देखिए दो तरह की होती हैं, सेल्फ हार्मिंग होती है, एक सेल्फ सर्विंग होती है। सेल्फ हार्मिंग जो होती हैं वो ऑलवेज मोस्टली एडमिसिबल होती हैं, बट अ सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इज़ जनरली नॉट एडमिसिबल। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया? ए हो गया इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज ए जनरल रूल ओपिनियन वेदर ऑन ए मैटर ऑफ फैक्ट और लॉ इज़ इररेलेवेंट। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स। आंसर लगा लें दोस्तों, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब दोस्तों होता है, लॉ ऑफ द लैंड। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। क्वेश्चन नंबर 9 पे लगा लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। लॉ ऑफ एविडेंस इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। तो आंसर लगा लें, लॉ ऑफ एविडेंस इज़ एन एडजेक्टिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 10। फैक्ट्स दोस्तों फिजिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फैक्ट्स कैन बी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। दोस्तों ये आपको सेक्शन 3 में मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 11 में। अंडर द एविडेंस एक्ट फैक्ट मीन्स, इसका आंसर दोस्तों 3 है, लगा लीजिए। फैक्ट का मतलब होता है फैक्ट टू, ये फैक्टम प्रोवेंस, फैक्ट टू भी प्रोवेंस, 3 लगा लिया। फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट इशू में आते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं। तो फैक्ट एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, विच इज़ एडमिटेड। एडमिट का कोई मतलब नहीं है, इसका पहला भी हटा देते हैं, तीसरा भी हटा देते हैं। तो इसका आंसर है दूसरा दोस्तों, डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज़, विच इज़ डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज़। ओके दोस्तों, अगला आ जाता है 13। एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स इंक्लूड। आप जानते हैं दोस्तों 13 का होगा ऑकुलर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ। ओके दोस्तों, अब 14 की बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन अंडर एविडेंस एक्ट आर एफिडेविट इज़ एन एविडेंस। तो एफिडेविट इज़ एन एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रॉस, गलत, ये भी नहीं है। एवरीथिंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन इज़ एविडेंस। यह बिल्कुल थोड़ा बहुत लग रहा है इसका कि भाई एवरीथिंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन इज एविडेंस। आगे पढ़ लेते हैं 3rd। एनीथिंग ऑफ विच जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इज एविडेंस। 4th। रिटन स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज इज एविडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अब इसमें हमें बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर है दोस्तों इसका डी, 3rd इज़ करेक्ट दोस्तों। एनीथिंग ऑफ विच जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इज़ एविडेंस। जो कुछ जुडिशियल नोटिस दिया था उसे एविडेंस माना जाता है। अदरवाइज एफिडेविट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस नहीं होता है। एवरीथिंग प्रोड्यूस, कोर्ट में कई चीज़ प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस हुई है उसे एविडेंस बनाना है। और रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट एविडेंस, ठीक है सर, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर फैक्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं 15 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 15 की बात कर लेते हैं। 15 में कहता है प्रूफ ऑफ ए फैक्ट डिपेंड ऑन। अब बताइए जो
फैक्ट का जो प्रूफ होता है किस पे डिपेंड करता है, एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट? नो, नॉट एक्यूरेसी अपॉन द नॉट अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट बट अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। इसका आंसर बी लगा लीजिए दोस्तों, बी। 16 में आ जाते हैं दोस्तों। 16 में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ किस में हायर होता है, सिविल में या क्रिमिनल में? तो दोस्तों क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मच हायर होता है देन इन सिविल केसेस। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर लगा लीजिए आप। 17 पे आ जाते हैं। प्रिजम्पशन अंडर लॉ ऑफ एविडेंस आर। इसका प्रिजम्पशन फैक्ट की भी होती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की भी होती है, तो इसका आंसर है सी दोस्तों, सी पे आंसर लगा लीजिए। 18 पे आ जाते हैं दोस्तों। प्रीपोजिशन अंडर एविडेंस एक्ट आर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर ऑलवेज रिबटेबल। ये बिल्कुल ट्रू है दोस्तों कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर ऑलवेज रिबटेबल होती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें पूछा है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कैन बी ईदर रिबटेबल इरिबटेबल। नो दोस्तों, रिबटेबल होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऑलवेज रिबटेबल, रिबटेबल तो होती है बट इरिबटेबल भी होती है, तो इसका फोर्थ भी आंसर सही है दोस्तों। लॉ की प्रिजम्पशन रिबटेबल भी हो सकती है, इरिबटेबल भी हो सकती है, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ऑलवेज रिबटेबल होती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं। 18 की बात हो गया, उसके बाद 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट मस्ट बी लीगली रेलेवेंट होने चाहिए, मस्ट बी लॉजिकली। दोस्तों इसका आंसर है लीगली रेलेवेंट होने चाहिए रेलेवेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं दोस्तों। रेलेवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज एट एनी टाइम। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों रेलेवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज एट एनी टाइम, इसका आंसर दो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।